मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन DPS ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक नरेशन का था वो तो कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक है वॉइस। वॉइस मीन्स बातचीत। अब वॉइस किस प्रकार से होते हैं, वॉइस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉइस। क्या है बेटा? वॉइस। वॉइस का मतलब होता है बातचीत। क्या होता है बेटा? बातचीत। वॉइस का मतलब होता है बातचीत। जो बेटा इसमें वाच्य, जो भी हम वाक्य बोलते हैं उस वाक्य को ही हम वाच्य बोलते हैं। अब इसमें कई बार तो क्या होता है कि कर्ता के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, कई बार कर्म के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, कर्म को मेन समझा जाता है। तो अगर हम कर्ता के ऊपर ज्यादा जोर देंगे तो वो वाक्य हो जाएगा कृतवाच्य। क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। और अगर हम क्रम के ऊपर जोर डाल करके सेंटेंस बनाएंगे तो वो वाक्य हो जाएगा क्रमवाच्य। तो जो कृतवाच्य है उसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्टिव वॉइस, और जो क्रमवाच्य होता है उसको बोला जाता है पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा वॉइस होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। एक है एक्टिव वॉइस, एक कौन सा बेटा? एक्टिव वॉइस, और दूसरा है पैसिव वॉइस। एक कृतवाच्य और दूसरा है क्रमवाच्य। एक्टिव वॉइस को बोलते हैं कृतवाच्य और पैसिव वॉइस को बोलते हैं क्रमवाच्य। क्या होता है बेटा? क्रमवाच्य। एक कृतवाच्य हो गया, एक क्रमवाच्य हो गया। अब कृतवाच्य किसे कहेंगे, एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे? कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कर्ता के ऊपर। सब्जेक्ट मेन होता है और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट मेन होता है। क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट मेन होता है। ऑब्जेक्ट मेन होता है। अब देखो एग्जाम्पल, देखो इसमें एग्जाम्पल, he is playing cricket. he is playing cricket। देखो तो इसमें ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गई। प्ले क्या है? वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो वह क्रिकेट खेल रहा है। वह जोर किसके ऊपर दे रहे हैं? वह कौन? वह क्रिकेट खेल रहा है। तो इसके ऊपर फोकस किसके ऊपर ज्यादा दिया जा रहा है? सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर दिया जा रहा है बेटा? सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये वाक्य कौन सा हो गया? एक्टिव वॉइस का वाक्य हो गया। किसका हो गया बेटा? एक्टिव वॉइस का। और इस वाक्य में इस जो उदाहरण कैसे हो जाएगा? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर। जो इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनेगा क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर। तो इसमें जो क्रिकेट खेली गई उसके द्वारा, क्रिकेट उसके द्वारा खेली गई। तो मैन जोर किसके ऊपर दे रहे हैं? क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट उसके द्वारा खेली गई। तो इसमें मैन प्रधान कौन है? क्रिकेट। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में इंपॉर्टेंस किसको दिया गया था? ऑब्जेक्ट को। इसलिए ये वाक्य कौन सा हो गया? पैसिव वॉइस का वाक्य हो गया। कौन सा वाक्य हो गया बेटा? पैसिव वॉइस का। अब यहाँ पे समझ में आ गया? एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में, पैसिव वॉइस वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर किया जाता है। अब अगला है कि एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जो बेटा इसमें सब्जेक्ट SVO, इसका मतलब S यानी सब्जेक्ट, V यानी वर्ब, O यानी ऑब्जेक्ट, O यानी अदर वर्ब। यानी ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है बेटा? O
POYS। ये पैसिव वॉइस का स्टेज है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, फिर वर्ब के बाद में अदर वर्ड, बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट। हाँ, दूसरी बात, इसमें जो वर्ब है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और दूसरी बात, जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक्टिव वॉइस में तो कर्ता के अनुसार होता है। भाई अगर कर्ता एक वचन का है तो एक वचन की, और बहुवचन का है तो बहुवचन की। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर्म के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा बेटा? ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर की, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल की। दूसरी बात, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तीसरी बात, इसमें हमेशा सब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? बाई लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है बेटा? बाई लगाया जाता है। तो एक्टिव वॉइस का सूत्र क्या हो गया? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ब। पैसिव वॉइस का सूत्र क्या हो गया? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, वर्ब के थर्ड फॉर्म। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, फिर बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट। ये क्या है बेटा? पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। ये साधारण वाक्य की बात करें, साधारण वाक्य में अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो इस प्रकार से बदला जाता है। अब जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब देखो एक्टिव वॉइस में अगर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी तो पैसिव वॉइस में वो किस प्रकार से चेंज हो जाएगी, ये हम देखेंगे। तो देखो, इसको अगर आपको मैं एक टेबल के माध्यम से बता देता हूँ, इसके माध्यम से, सारणी के माध्यम से बता रहा हूँ। उसमें देखो बेटा, इसमें हेल्पिंग वर्ब का चेंजेस कैसे होगा? इसमें अगर हेल्पिंग वर्ब में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, अगर डू डज आएगी तो पैसिव वॉइस में क्या लगाना है बेटा? आपको इज, आर और एम लगाना है। अगर वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, और आई है तो एम। नंबर 2, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आए तो भी आपको इज, आर, एम ही लगाना है। इज, आर, एम ही लगाना है। इसके अलावा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस आए तो भी आपको इज, आर, एम ही करना है। इसके बाद में अगर इज, आर, एम आ रहा है, इज, आर, एम आ रहा है, तो इसमें आपको बीइंग जोड़ना है। क्या जोड़ना है बेटा? इसमें मान लो इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। इसके अलावा अगर हैज और हैव आ रहा है तो आपको लिखना है हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। अगर हैज बीन और हैव बीन आ रही है, हैज बीन और हैव बीन आ रहा है, तो ये नो चेंज रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? नो चेंज। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो आपको वॉज और वर्ब में से एक लगाना है। अगर डिड आ रही है तो भी वॉज और वर्ब में से एक लगाना है। अगर वॉज और वर आ रही है एक्टिव वॉइस में तो आपको वाज बीइंग और वर बीइंग में से एक लगाना है। वॉज बीइंग और वर बीइंग। इसके अलावा अगर हेड आ रही है
इसके अलावा शैल, विल, मे, माइट, कैन, मॉडल, वुड, etc। तो इनके आपको भी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? भी। कैन आएगा तो कैन भी, शैल आ रहा है शैल भी, विल आएगा तो विल भी। ऐसे आपको अगर शैल भी और विल भी आ रहा है तो ये नो चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? नो चेंज। इसके अलावा अगर शैल है और विल हैव आ रहा है, शैल हैव और विल हैव आ रहा है तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन में बदल जाएगा। और अगर इनके साथ में शैल हैव बीन और विल हैव बीन आ गया, शैल हैव बीन और विल हैव बीन अगर आ रहा है तो ये दोनों नो चेंज रहते हैं। क्या रहते हैं? नो चेंज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा मॉडल हो गया। तो ये है आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करने का तरीका। अब हम देखो कुछ वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। इसमें कैसे आपको बनाना है? सबसे पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाना। पहला है असर्टिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? देखो बेटा वाक्य है यू आर plucking flowers in garden। अब इसमें सबसे पहले देखो करता क्या है इसमें सब्जेक्ट, तोड़ने वाला कौन है? यू, तो ये हो गया सब्जेक्ट। आर क्या है इसमें? हेल्पिंग वर्ब। पल्किंग क्या है? वर्ब है। पल्किंग क्या है इसमें? वर्ब। और इसके बाद में फ्लावर्स क्या है इसमें? देखो आप क्रम की पहचान कैसे करनी है। आप क्रिया के साथ में क्या जोड़ो, वह क्या खा रहा है, क्या तोड़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, जो आंसर मिलेगा वो कर्म होता है। क्या होता है बेटा? कर्म। तो इसमें क्या तोड़ रहा है? फूल तोड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा इसमें? फूल। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है ऑब्जेक्ट पहचानने का। तो इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा फ्लावर्स। इसके बाद में इन गार्डन है, ये क्या है बेटा? अदर वर्ड है। ये क्या है? अदर वर्ड। तो इस प्रकार से आपको इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है। अब ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव वॉइस बनाना है। देखो पैसिव वॉइस कैसे बनता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट के अनुसार अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की लगानी है, प्लूरल है तो प्लूरल की लगानी है। उसके बाद में हमेशा ध्यान रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद में अदर वर्ड लिखा जाता है। अदर वर्ड लिखने के बाद में यहाँ पे बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा? सब्जेक्ट। तो चलो इस वाक्य का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें? फ्लावर्स। यहाँ पे लिखेंगे फ्लावर्स। अब फ्लावर्स सिंगुलर है प्लूरल है? फ्लावर्स सिंगुलर है तो प्लूरल है, प्लूरल है तो यहाँ पे आर ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअस की है। तो इच आर के साथ मैंने क्या बताया था? इन जुड़ता है, इच बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। ऑब्जेक्ट
सिंगुलर है तो इज बीइंग लगानी है, प्लूरल है तो आर बीइंग लगानी है, आई है तो एम बीइंग लगानी है। तो फ्लावर्स बहुवचन है, यहाँ पे क्या लगेगा बेटा आर बीइंग, तो फ्लावर्स आर बीइंग। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म पलक, पलक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी पलक, क्या हो जाएगी बेटा पलक। पलक के बाद में अदर वर्ड क्या है इसमें इन गार्डन, यहाँ पे लिखूं इन गार्डन। फिर आगे बाई, और बाई के बाद में आपको क्या लिखना है सब्जेक्ट लिखना है। अब देखो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अननोन होते हैं, क्या होते हैं अनिश्चित होते हैं, तो उनको हम अगर बाई के बाद में नहीं लिखते। जैसे मान लो दे है, दे यानी वे, वी यानी हम, बहुत सारे हो गए, तो ये क्या अनिश्चित है, इसलिए वी और दे को हम बाई के बाद में नहीं लिखते हैं। नंबर 2, जैसे मान लो कई ऐसे होते हैं जो व्यवसाय से प्रसिद्ध होते हैं, जैसे मान लो नाई बाल काटता है, तो बाल काटेगा किसके द्वारा, सब जानते हैं कौन काटेगा। तो ऐसे वाक्यों में हम बाई और सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। पाठ पढ़ाएगा, अब कौन पढ़ाएगा पाठ, टीचर पढ़ाएगा, इसलिए बाई टीचर नहीं लिखेंगे। जूते बनाएंगे, जूते कौन बनाएगा, मोची बनाएगा, इसलिए हम उसको भी नहीं लिखेंगे। तो जो व्यक्ति व्यवसाय से ही जाने जाते हैं तो उनमें बाई सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से आपको असर्टिव सेंटेंस का कैसे पैसिव वॉइस बनाना है यह आपको अच्छी तरह समझ आ गया। कैसे बनाना है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप पैसिव हेल्पिंग वर्ब लगाओ। ऑब्जेक्ट एक वचन का है एक वचन के लगाओ, बहुवचन का है बहुवचन के लगाओ। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा कोई टेंस हो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो। उसके बाद में अदर वर्ड लिखो, फिर बाई, बाई के बाद में सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट था फ्लावर्स, फ्लावर्स बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे आर बीइंग, बहुवचन के साथ आर बीइंग आएगा, हमने आर बीइंग लिख दिया। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, पलक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा पलकड़े, यहाँ पे लिख दिया हमने पलकड़े। उसके बाद में अदर वर्ड क्या है इन गार्डन, इन गार्डन, फिर बाई, और बाई के बाद में क्या है बेटा यू। तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपके असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद बेटा। अब अगला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना। कौन सा बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये सीखेंगे। तो इसमें देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना। देखो बेटा इसमें आज का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, एक दूसरा है WH वर्ब से शुरू होने वाला। तो आज हम पढ़ेंगे जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो देखो बेटा इसमें एक्टिव वॉइस का एक उदाहरण है एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ये है इज ही अर्निंग मनी। अब ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इज हेल्पिंग वर्ब है, तो इज हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में है, ही है सब्जेक्ट है बेटा, अर्निंग क्या है वर्ब है, और वर्ब के बाद जो मनी है वो क्या है ऑब्जेक्ट है, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं, इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये देखो आप। इनका पैसिव वॉइस बनाने के आपको क्या करना है बेटा, इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। क्या लिखनी है बेटा, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आएगी।
अगर ऑब्जेक्ट एक वचन का है आपको हेल्पिंग वर्ब एक वचन की लिखनी है, और अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन का है तो आपको हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की लिखनी है। तो सबसे पहले याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में आ रही है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आएगी। फर्क इतना ही है, इसमें कर्ता के अनुसार आती है और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार आती है। इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में क्या लिखना है बेटा आपको, उसके बाद में लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है बेटा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आनी चाहिए बेटा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। पैसिव वॉइस में चाहे कोई से टेंस का सेंटेंस हो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। उसके बाद में आपको लिखना है अदर वर्ड। क्या लिखना है बेटा, अन्य जो शब्द आ रहे हैं उनको लिखना है या फिर ऐड करना है अदर वर्ड्स। फिर आपको बाय लिखना है और बाय के बाद में सब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अब देखो इस वाक्य का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, कैसे बनेगा। देखो बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है। तो इज किसमें बदलती है, इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। अगर क्रम एक वचन का है तो हम इज बीइंग लिखेंगे, क्रम बहुवचन का है तो आर बीइंग लिखेंगे, और अगर आई है तो हम एम बीइंग। तो क्रम क्या है बेटा हमारा, मनी। मनी यानी धन। धन सिंगुलर है, एक वचन का है तो एक वचन के लिए साथ में आएगी इज बीइंग आएगी, आर बीइंग आएगी, एम बीइंग आएगी। एक वचन के साथ में एक वचन की भाई जैसा करता वैसी क्रिया लगानी है आपको। तो यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्ट एक वचन का है तो यहाँ पे लिखना है इज बीइंग। उसके बाद में कर्म क्या है इसमें, मनी, तो यहाँ पे लिखना है मनी इज बीइंग मनी। उसके बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब हो गई, कर्म की जगह कर्म हो गया। अब वर्ब क्या है बेटा इसमें, अर्न। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अर्नेड। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अदरवाइज इसमें कोई है नहीं, छोड़ दो। उसके बाद में क्या लिखना है, बाय। सब्जेक्ट क्या बेटा इसमें, ही। तो ही अगर यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई का हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ई का हिम। और यहाँ पे प्रश्न दीजिए पसंद। इसमें आप लिख लो अगर सब्जेक्ट ही है तो पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा। अगर सी है तो हर हो जाएगा। अगर जैसे मान लो यू है तो यू का यू हो जाएगा। वैसे बी और दे को नहीं लिखते हैं, लेकिन कई बार दे में हो जाता है, बी अस में हो जाता है। ये दोनों नो चैनल नहीं लिखते हैं। इसके अलावा आई को हम लिखेंगे, आई में लिखा रहता है, और नाम है वो नाम नो चेंज रहता है। तो इस प्रकार से आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले उनका इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस बनाना है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।